प्रमेय क्या कहती है कि जब भी कोई आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में बहता है तो नली के प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक स्थान पर एकांक आयतन का की जो ऊर्जा होती है वो कांस्टेंट होती है। एकांक आयतन का मतलब दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यानी ये वाली चीज जो है अपने इसके लिए डेरिवेशन भी करना है। यहाँ पर एक वर्ड आया था आदर्श द्रव। आदर्श द्रव क्या का मतलब क्या होता है कि ऐसा द्रव जो अशान हो और असंपीड्य हो। अशान का मतलब जो गाढ़ा ना हो और असंपीड्य का मतलब इनकम्प्रेसिबल हो, उसको आप आदर्श द्रव। यहाँ ये जो असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली है, इसमें जो भी इस द्रव पर जो कार्य किया जाएगा वो द्रव पर किया गया कार्य इस नली में बहने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होगा। फिर से देखें, द्रव पर जो किया गया कार्य रहेगा, यानी कि असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद है तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलाने के लिए, डिस्प्लेस करने के लिए कोई ना कोई कार्य तो करना पड़ेगा। वो किया गया कार्य इस द्रव की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होगा। एक लाइन लिख रहा हूं, उसी लाइन के आधार पर ये हो जाएगा। बर्नौली प्रमेय का जो थ्योरम है उस थ्योरम को इस एक लाइन के आधार पर, यानी कि इस एक फार्मूले के आधार पर पूरा करेंगे डेरिवेशन को अपन। यहां हमारे पास इस डायग्राम में देखिए आप, एक ऐसा नली है जिसके दोनों सिरे एक जैसे नहीं है, यानी कि असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद है। नली को XY नाम दे दिया है अपनों ने। इस नली का एक सिरा A1 और दूसरा सिरा A2, यानी कि एक सिरे का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जो है वो A1 और ये जो है आपके पास A2 है। जब इसमें कोई भी फ्लाइट जो फ्लो हो रहा है, द्रव जो प्रवाहित हो रहा है, उस पर एक सिरे पर उसका वेलोसिटी V1 और दूसरे सिरे पर इसका वेलोसिटी क्या हो गया है, V2 हो गया है। अब यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखें आप यहां पर लैंग्वेज क्या लिखने वाले हैं अपन। इसका जो लैंग्वेज है देख कर लिख सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। देखें आप कि डायग्राम में अपने पास चित्र में क्या है, XY कोई एक असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली है जिसके सिरों के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल A1 A2 है तथा सिरों पर प्रवाहित द्रव के वेग क्रमशः V1 और V2 है। यहाँ पर दो अलग अलग वेग किस तरीके से है, अपन ऑब्वियसली अपन जानते हैं कि एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर V2 यानी कि ऑब्वियसली दिख रहा है कि यहाँ पर वेग ज्यादा रहेगा और यहाँ पर वेग कम रहेगा। इसमें कौन सा द्रव अशान द्रव यानी कि आदर्श द्रव बह रहा है, ठीक है। इन दोनों सिरों की ऊंचाइयां भी अपनों ने अलग अलग, हाइट भी अलग अलग रखी है और ये फार्मूला हमें डिराइव करना है। एक ही फार्मूले एक ही लाइन में पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। ये कौन सा, कि इस द्रव पर जो किया गया कार्य होगा वह किया गया कार्य इस द्रव की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होगा। आइए करके देखते हैं इसको बिल्कुल सिक्वेंटली। यहां पर ए सिरा जो है उसको देखिए आप, ए वाले सिरे पर किया गया कार्य बात कर रहे हैं अपन। अब किया गया कार्य जो है वो ए वाले सिरे कार्य को अपन W1 अगर नाम दे देते हैं, ये यहाँ पर W1 किया गया कार्य है तो ये W2 हो जाएगा। यहाँ की गतिज ऊर्जा अगर K1 है तो यहाँ की गतिज ऊर्जा हमारे पास क्या हो जाएगी, K2 हो जाएगी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी U1 होगी तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी U2 हो जाएगी। किया गया कार्य, कार्य का जो फार्मूला होता है वो बल गुणित विस्थापन होता है, अपन जानते हैं ये वाला बल गुणित विस्थापन। दूसरा यहाँ पर ये जो W बराबर
बल, बल का मतलब F, और पहले सिरे की बात कर रहे हैं इसलिए F1 की बात कर लेते हैं। और इस पर विस्थापित कौन हो रहा है? द्रव। तो जो इसका वेलोसिटी होगा, द्रव ही यहाँ पर विस्थापित हो रहा है, तो इसके यहाँ पर वेलोसिटी कौन सी हो गई है? v1, यानी कि यहाँ पर द्रव का जो वेग है वो v1 हो जाएगा। ये v1 हो गया। अब यहाँ पर दाब का जो फार्मूला होता है, वो दाब का फार्मूला देखें आप, फार्मूला होता है, यहाँ से बल का अगर मान निकाल लेते हैं तो दाब गुणित क्षेत्रफल हो जाता है। यहाँ पर अप्लाई करूंगा मैं, देखना, ये अपने पास हो जाता है W1, ये देखिए आप, किया गया कार्य बल गुणित विस्थापन, बल यानी कि ये चीज हो गई है, विस्थापन यानी कि जो इस सिरे पर वेग रहेगा वो इसके लिए विस्थापन रहेगा। या दाब का जो फार्मूला है, दाब बल बटे क्षेत्रफल, बल का अगर निकालूंगा तो दाब गुणित क्षेत्रफल हो जाएगा। ये दाब और गुणित क्षेत्रफल हो गया है। अब बिल्कुल सेम टू सेम बी वाले सिरे की अगर बात करें, अब देखें यहाँ पर दोनों में से कौन से सिरे पर ज्यादा कार्य करना पड़ेगा अपने को। दोनों जो सिरे हैं उन दोनों सिरों में से किस पर ज्यादा कार्य करना पड़ेगा? ज्यादा में से कम को घटाकर कार्य में परिवर्तन निकाल सकते हैं अपन। एरिया जैसे ही कम होगा तो क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा प्रेशर होगा तो ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पर कार्य में परिवर्तन यानी कि डेल W इज इक्वल टू 1 माइनस में 2। अब देखें आप, यहाँ ये क्वेश्चन, ये सवाल उठता है कि 2 में से 1 को क्यों नहीं घटाया आप लोगों ने? तो यहाँ पर देखो, इस दूसरा वाला जो सिरा है, इस दूसरे वाले सिरे पर एरिया कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पर ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा में से कम को हमने घटाया है। अब थोड़ा सा यहाँ के कि इसमें से इसको लेस कर रहा हूं, वैल्यू रख दीजिए आप डेल, अब देखें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी अपनों ने, उस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात करते हैं अपन, सातत्य समीकरण की बात कर रहे हैं। सातत्य समीकरण क्या कहती है कि क्षेत्रफल और वेग का जो गुणनफल है वो नियत रहता है, A2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पर देखिए आप, दोनों सिरों पर वेग अलग अलग है, किया गया कार्य अलग अलग है, गतिज ऊर्जाएं अलग है, स्थितिज ऊर्जाएं बदल रही है, इनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, पर एक चीज है वो जो नियत रह रही है, कौन सी? द्रव्यमान, यानी कि जितना आयतन, जितना द्रव्यमान द्रव का इस वाले सिरे से एंटर करेगा उतना ही दूसरे वाले सिरे से बाहर निकलेगा, यानी कि द्रव्यमान यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसकी वजह से आप क्या कर रहे हो? द्रव्यमान को कांस्टेंट रख रहे हो। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूं मैं कि दोनों तरफ d से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसमें दोनों इक्वल टू n, ये यहाँ से दोनों से कॉमन निकालकर इसके अपॉन में भेज दिया है मैंने। A1 V1 A2 V2 हो गया है, इज इक्वल टू एम बाय क्या मिलने वाला है? D। अब ध्यान दें आप, ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहे हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या मिलेगा अपने को? ये जो किया गया कार्य है W इज इक्वल टू, यहां देखें आप, ये इसके स्थान पर जहां पर भी ये है m बाई डी रख रहे हैं, तो मैं एक थोड़ा सा शॉर्ट में करूंगा इसको। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये m बाई डी तो बाहर निकल जाएगा, और P1 माइनस P2 हो जाएगा। इसको कोई इक्वेशन नंबर नाम दे देते हैं अपन, मान ले जाए ये सेकंड हो गई है। देखें आप क्या किया है, समझें इसको। ये जहां पर भी अंडरलाइन दिख रही है आपको,
यानी कि A1 V1 A2 V2 इसके स्थान पर m/d, क्योंकि ये वाला भी इसके बराबर है, ये वाला भी इसके बराबर है। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर, ये हमने किया गया कुल कार्य। अब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखें आप, गतिज ऊर्जा की बात करें तो पहले पहले वाले सिरे की बात कर लेते हैं। तो ए सिरे की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मान लीजिए K1 है, तो K1 इज इक्वल टू 1/2 mv1 स्क्वायर। देखिए m1 भी लगाया है क्योंकि द्रव्यमान कांस्टेंट राशि रहने वाली है। यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम दूसरे वाले सिरे की बात कर लेते हैं, बी सिरे की गतिज ऊर्जा। अब देख लेते हैं यहाँ पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाल लेते हैं, जो वृद्धि है। तो यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से देखें। डेल के यानी कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, मैंने यहाँ पर K2 में से K1 को घटाया। इसका कारण समझिए आप। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2 में से 1 को क्यों घटाया, या तो K1 में से K2 को भी घटा सकते थे अपन। तो यहाँ देखिए आप, ये इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज़्यादा है। जब एरिया कम होने पर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने पर पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मोर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सच टाइप ऑफ एंड। यहाँ पर वैल्यू रख के कुछ कॉमन आउट कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू, इसको कोई इक्वेशन नंबर 3 नाम दे रहे हैं। सेम आप स्थितिज ऊर्जा के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए बात कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, कंडीशन देखिए, स्थितिज ऊर्जा आप जानते ही हैं, U1 इज इक्वल टू mgh। अब देखिए द्रव्यमान कांस्टेंट वैल्यू है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट होता ही है, और h 1 की बात कर रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा। सेम आप क्या करने वाले हो, बी सिरे की स्थितिज ऊर्जा, ये क्या हो जाएगी, mg और h2। अब इसमें परिवर्तन देख लेते हैं अपन, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन देख लेते हैं। डेल U इज इक्वल टू, यहाँ पर U2 माइनस U1। यहाँ फिर से देखें आप, 2 में से 1 को क्यों ही घटाया, क्योंकि हाइट इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ वैल्यू रख रहा हूँ, इसमें से इसको घटा देता हूँ, थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व किया है। डेल U इज इक्वल टू mg कॉमन है दोनों में, और H2 माइनस में H1, ये भी कोई इक्वेशन नंबर हो गई। सपोज इट विल बी 4। स्टार्टिंग में हमने एक फार्मूले की हेल्प से ये बात करी थी कि एक ही फार्मूले में ये पूरा हो जाएगा। अब देखें वही वाली चीज, अपने पास किया गया कार्य आ गया है, इक्वेशन नंबर कौन सी बताती है उसको, सेकंड, काइनेटिक एनर्जी आ गई है, और पोटेंशियल एनर्जी आ गई। बस फार्मूले की हेल्प से कर दीजिए इनको। यहाँ पर जो किया गया कार्य होगा वो गतिज ऊर्जा में वृद्धि और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होगा। देखें डेल W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल K
प्लस में डेल यू, केवल वैल्यू पुट कर रहा हूं। ये देखिए आप, सिंपल, इन सब का वैल्यू यहां पर रख रहा हूं मैं। ध्यान दें आप, एम और एम दोनों पार्ट में कॉमन है, जो उस वाले एम से कैंसिल हो जाएगा। यानी कि मैं अगर ऐसा करूं, एक स्टेप मिस कर दूंगा यहां पर, ऐसा कर सकते हैं आप, ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी। अब जो बच रहा है इसमें से वो लिख रहा हूं, और 1/2 का यहां मल्टीप्लाई और जी का अंदर मल्टीप्लाई करके इसको लिख रहा हूं मैं। ध्यान देना, ये 1 में डी P1 माइनस P2 इसके स्थान पर 1/2 V2 स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप, ये जो d है 1/d, इसका मल्टीप्लाई इन सब स्टेप्स में कर रहा हूं मैं। ये अपॉन में है इसलिए ये P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 d V2 स्क्वायर, केवल मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ध्यान रहे, मैंने सिर्फ d का मल्टीप्लाई RHS में किया है। अब ये जो 1 वाली टर्म है उसको एक तरफ और 2 वाली टर्म को एक तरफ कर रहा हूं। तो जैसे ही पक्षांतरण होगा इनके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे ये वाला उधर जाएगा तो ये माइनस का था, प्लस हो जाएगा 1/2 dV1 स्क्वायर, प्लस में ये dGH1 उधर जाएगा, इज इक्वल टू 2 वाले को इधर लेकर आ रहा हूं तो ये P2 इधर की साइड आएगा तो अपना साइन चेंज कर देगा। और ऑलरेडी जो है बाकी सब यहां पर थे, dV2 स्क्वायर प्लस में dG और H2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमने पार्ट के टर्म में लिया है और हमें प्रूफ क्या करना था, यानी कि इसमें बात करें तो PE प्लस में 1/2 dV1 स्क्वायर प्लस DGH इज इक्वल टू कांस्टेंट।